नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताता हूं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर, क्या पवन सिंह का टिकट फंस गया है? ये क्यों कह रहा हूं? पवन सिंह की पत्नी ने पिछले दिनों हंगामा किया, आज पहली बार पवन सिंह सामने आए। क्या कहा पवन सिंह ने आपको बताऊंगा, लेकिन पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच कैसे आ गए हैं भोजपुरी स्टार खेसारी, आपको बताऊंगा। लेकिन इस ड्रामे के दरमियान क्या पवन सिंह का टिकट कट जाएगा? अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, मिले आजम अखिलेश, क्या गिले भी दूर हुए हैं? आजम मिले जरूर अखिलेश से, लेकिन 3 शर्तों के साथ। वो 3 शर्तें अखिलेश को माननी पड़ी, वो क्या थी तीनों शर्तें, ये आपको बताऊंगा। और आजम क्यों अखिलेश यादव के लिए जरूरी हैं, इसके बाद बात करेंगे। संभल में लगे लाल निशान, आपको लिए चलूंगा संभल में, जहां मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा था, आसपास जो घर थे वहां आखिर क्यों क्रॉस के लाल निशान लगे हैं? सुबह जब लोग उठे तो उनके घर और दरवाजों पर, दीवारों पर लाल निशान लगे हुए थे। क्या है ये रेड साइन, आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, 2 मिनट में 200 सिलेंडर फट गए। आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे एक के बाद एक सिलेंडर धमाके हुए, 5 किलोमीटर तक आवाज सुनी गई। आसपास का आलम और मंजर क्या था यह आपको बताऊंगा। और सिलेंडर जिस ट्रक में थे जिसमें 200 सिलेंडर फटे, उसके ड्राइवर का हाल क्या है? अगली बड़ी खबर। और आखिर में बात करेंगे, क्या अस्पताल में है प्रेमानंद महाराज जी? उनका एक वीडियो लगातार वायरल है जिसमें उनकी तबीयत खराब नजर आ रही है। उस वायरल वीडियो का सच क्या है और इस वक्त कैसी तबीयत है प्रेमानंद महाराज जी की, ये भी आपको बताऊंगा। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। आज नवी मुंबई को मिली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। अदानी ग्रुप और महाराष्ट्र शहर विकास प्राधिकरण ने मिलकर तैयार किया है। जेल से छूटने के बाद पहली बार आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात। अकेले रामपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा हमारा साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा। बिहार में चुनाव से पहले अब तक सीट बंटवारे पर नहीं बनी है बात। एनडीए में और इंडी गठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। चिराग पासवान ने कल आपात बैठक बुलाई। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति पर लगाया आरोप, बोले चुनाव से पहले जानबूझकर विवाद किया। ज्योति सिंह ने किया पलटवार, कहा जो खुद को टिकट नहीं दिलवा पाया वो मुझे क्या दिलवाएगा। 2 दिन के मुंबई दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, कहा 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कल प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का पाकिस्तान पर बड़ा अटैक, 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। आज मनाया गया भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस। हिंडन एयरबेस पर दिखा वायुसेना का शौर्य। ऑपरेशन सिंदूर के 97 फाइटर्स को सम्मानित किया गया। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार की सुसाइड नोट से खुलासा। 8 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारियों पर लगाया मानसिक दबाव बनाने का आरोप, मामले की जांच जारी। जानलेवा कफ सिरप पर एनडीटीवी की पड़ताल में कई बड़े खुलासे। नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से बेची जा रही जानलेवा दवा, केंद्र सरकार के आदेशों की सरेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। उत्तराखंड में भी मौसम ने बदली करवट। 40 सालों में पहली बार अक्टूबर में शुरू हुई बर्फबारी। जम्मू में बर्फबारी के बीच 25 लोगों का रेस्क्यू। टाटा ग्रुप में आंतरिक मतभेद को लेकर बैठक। गृह मंत्री और वित्त मंत्री से चेयरमैन समेत अन्य सीनियर अधिकारियों ने की मुलाकात। एड के दौरान हिजाब पहनने से ट्रोल हुई एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, फैंस ने किया विरोध। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी तस्वीरें। 60 करोड़ के धोखाधड़ी केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को झटका। विदेश यात्रा पर रोक बरकरार, अदालत ने कहा पहले 60 करोड़ जमा कराएं। पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है। पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। मर्द का दर्द नहीं दिखता और ना ही वो दिखा पाता। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं, आप अपनी पत्नी का तो छोड़िए, आप तो किसी की नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं, इस घर से लाश जाएगा। मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ। दूसरी
लड़की को लेके होटल गए, मेरी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले या नहीं तो मेरा बेटा खोले, लेकिन सर दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया, गर्भपात को दवा खिलाते थे। दीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा। फैमिली और बात जो भी होती है वो कमरे में होती है, कैमरे पे ना था तो पत्नी को बुला के यूज किए। जितना मेरी इज्जत का धजिया उड़ना था, जिसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। तो आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। ज्योति जी, कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, आज ही क्यों? गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी। के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, वाह रे अपना अपना। लड़ना चाहेंगे इनके खिलाफ? अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपने देख लिया, क्या ये ड्रामा राजनीति के लिए है? इसका बिहार चुनाव से कोई कनेक्शन है क्या? पवन सिंह का टिकट फंस गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सामने आई, और क्या पवन सिंह की पत्नी ज्योति उनके लिए ज्वाला बन गई है? इसलिए कहा जा रहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये उनकी शादी की तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, क्योंकि पवन सिंह पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा से मिले, कहा गया जो भी दोनों के बीच अवरोध और गिले शिकवे थे वो दूर हो गए, जो भी बर्फ जमी थी वो पिघल गई है। पवन सिंह क्या चुनाव में उतरेंगे? तो आपको बताऊं, अगली तस्वीर देखिए जरा कि पवन सिंह कैसे चुनाव लड़ चुके हैं। काराकाट सीट से 2024 में चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हारे, और एनडीए के उम्मीदवार को चुनाव हराया भी खुद उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे क्या? उनके सामने उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, और पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के दरमियान भोजपुरी के एक और स्टार खेसारी आ गए। अगर पवन सिंह की पत्नी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो खेसारी चुनाव लड़वाएंगे, वो ये कह रहे हैं। क्या पवन सिंह की दूसरी सियासी पारी भी मुश्किल में फंस गई है? बिहार में चुनाव ऐलान के बीच क्या पवन सिंह को टिकट मिलेगा? एनडीए में पवन सिंह ने एंट्री की थी और बिहार में चुनाव लड़ने की अटकलें थीं, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद के बाद अब पवन के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बढ़ गया है। पवन और ज्योति चुनाव लड़ने को लेकर भी बयान दे रहे हैं। तो क्या ज्योति पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। प्रचार करने जाएंगे अगर ज्योति बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा। 2024 में पवन को बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ टिकट दिया था, लेकिन पवन ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, खुद हारे और एनडीए उम्मीदवार को भी हरवा दिया। अब देखिए, पवन सिंह और उनकी पत्नी आमने सामने हैं। आज पहली बार पवन सिंह सामने आए मीडिया कैमरों की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले पवन सिंह की पत्नी, पवन सिंह की दूसरी सियासी पारी की शुरुआत के साथ ही विवाद शुरू हुआ, क्योंकि मिले नेताओं से उसके बाद पत्नी सामने आ गई। क्या यह महज इत्तेफाक था? पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ में उनके घर सुलह करने आई थी। इसके बाद लखनऊ में पवन सिंह के घर पर बहुत ड्रामा हुआ। सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह ने पति पर आरोप लगाए, पवन सिंह पर पुलिस बुलवाने का आरोप लगाया। दावा है ज्योति ने पवन से मिलने की जिद पर हंगामा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट के साथ वीडियो भी शेयर किया। पत्नी ने पवन पर चुनाव लड़वाने का दबाव बनाया। ज्योति सिंह ने सीएम योगी से भी गुहार लगाई इंसाफ की।
पवन सिंह सामने आए। पवन सिंह सोशल मीडिया पर जवाब दिया। पवन सिंह ने कहा कमरे की बात कैमरे पर नहीं होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन सिंह बेहद भावुक थे। महिला की हर बात पर आंसू गिर जाते हैं। दुनिया को दिख जाता है, मर्द का दर्द नहीं दिखता, ना ही वो दिखा पाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन ने ज्योति पर हमला बोला। ज्योति को अच्छे से जानता हूं, हम लोगों का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्योति सिंह ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। अगर उनको मेरी फिक्र थी तो वो पहले कहां थी। पवन सिंह ने ज्योति के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए। किसी को चुनाव लड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। आप विधायक बनने के लिए इस हद तक जा सकती हैं। ज्योति तलाक का केस खत्म होने तक वहां से नहीं जाना चाहती। पवन सिंह ने कहा है कि पूरी रात उन्होंने गाड़ी में बिताई है जब ज्योति उनके घर पर थी। पवन सिंह के बयानों के बाद ज्योति सिंह फिर सामने आई। लखनऊ में उस दिन प्रशासन को बुलाने की बात दोहराई। ज्योति सिंह ने कहा चुनाव को लेकर वो नहीं गिरी, पत्नी स्वीकार करने पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। मेरा इरादा पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का है और पवन सिंह उनके भी नहीं है जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, फिर वो हमारे क्या होंगे। लोकसभा में प्रचार के लिए बुलाया, तब भी केस कोर्ट में था। सुनिए जरा पवन सिंह क्या कह रहे हैं। उनकी पत्नी फिर सामने आई, वो क्या कह रही हैं। 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसे। ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं। आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं। ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। अब सवाल ये पवन सिंह कह रहे हैं जब मैटर कोर्ट में है, तलाक का केस चल रहा है, तो ज्योति सिंह आखिर अब बवाल क्यों कर रही हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी 2018 में हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नीलम था। पवन की पहले शादी हो चुकी, उनका नाम नीलम था। 2015 में नीलम ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। पवन ज्योति की शादी खूब धूमधाम से हुई उसके बाद, लेकिन उनके रिश्ते में जल्दी खटास आ गई। 2022 से दोनों के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है। अप्रैल 2022 में ज्योति ने भरण पोषण के लिए केस दर्ज कराया। 6 अक्टूबर को ज्योति लखनऊ के घर पर पहुंची थी। पवन सिंह पर धोखाधड़ी और उत्पीड़न का आरोप लगाया। एक इंटरव्यू में ज्योति ने कहा पवन ने मेरी मांग में सिंदूर भरा, यह सब मजाक है क्या, मतलब निकल गया तो फिर छोड़ दिया। तलाक का यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पवन और ज्योति इस मामले में, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है और ड्रामा लखनऊ में हो रहा है। एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है क्या? बोलना चाहता हूं कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। तलाक का केस हमारे तरफ से आरा से चल रहा है। मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है बलिया से। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ज्योति जी अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या आप हमसे मिल पाती हैं? समय कोर्ट में मामला नहीं था क्या? दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था क्या? जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था क्या? जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था। पिताजी ने उनसे हमारी शादी की तो हमारे विदाई के समय उन्होंने एक ही चीज हमारे कान में डाला कि बेटा आपकी शादी आम लोग से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक स्टार से हो रही है और आपको जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो आज 7 साल से मैं झेल रही हूँ, लेकिन आज तक पवन जी ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। अब देखिए एक तरफ ये बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों पवन सिंह दिल्ली में थे और दिल्ली में वो गृह मंत्री से भी मिले थे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। उसके बाद अटकलें लगने लगी कि पवन सिंह
क्या चुनाव लड़ने वाले हैं? पवन सिंह की इन मुलाकातों के पीछे मायने निकाले जाने लगे और अब खबर यह है कि पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पवन सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। बिहार चुनाव और पारिवारिक विवाद के बीच उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पवन सिंह ने हाल ही में गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी। अब ब्लैक कैट कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पवन सिंह के साथ अब 24 घंटे हथियारों से लैस कमांडो रहेंगे। इस सुरक्षा घेरे में 1-2 नहीं बल्कि 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे, जिनमें केंद्रीय बलों के कमांडो के साथ कुछ जवान मौजूद होते हैं। उन्हें अब एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ भी मिलेगा। यह सुरक्षा कर्मी हर वक्त पवन सिंह के आसपास मौजूद रहेंगे। घर पर, किसी कार्यक्रम में, यात्रा के दौरान भी साथ रहेंगे। सुरक्षा में AK-47 इंसास राइफल्स के साथ जवान तैनात होंगे। 5 हथियारबंद गार्ड उनके घर पर 24 घंटे तैनात रहेंगे। सितंबर में बाबा खान के गुंडों ने पवन सिंह को धमकी दी थी और खुफिया विभाग यानी IB की रिपोर्ट के आधार पर यह सुरक्षा कवर दिया जाता है। पवन सिंह का भोजपुरी बेल्ट में जबरदस्त प्रभाव है और पवन सिंह के गानों की वजह से उनके करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं, पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं जल्दी पता चलेगा, लेकिन खेसारी जो है वो पवन सिंह की पत्नी के साथ आकर खड़े हो गए। खेसारी क्या कह रहे हैं वो सुनिए और पवन सिंह के ससुर क्या कह रहे हैं। मैं पूरे बिहार की जनता से आप कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट में अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिला। जिस हिसाब से मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर कोई भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो मेरी माँ भी हो गई, मैं उनका बेटा भी, और भाभी हमेशा माँ के सम्मान भी होती है। अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं पवन भैया के लिए गया तो नहीं गया। देखिए मैं सबसे जो बोला था, मैं ये बोला था कि मैं उसके चाहने वालों में से मैं उनको कुछ नहीं बोला। आप समाज के सामने बैठिए, मीडिया के सामने बैठिए, ज्योति को भी बैठाइए और साबित कीजिए प्रूफ के साथ कि ज्योति गलत है कि आप गलत, कि वो हमसे चुनाव लड़वाने के लिए बोल रही है, टिकट दिलवाने के लिए बोल रही है भाजपा से, जबकि ऐसा कुछ भी बात नहीं। बेटी के लिए जहां तक भी हमको जाना पड़े हम तैयार हैं और हम जाएंगे, क्योंकि बेटी का दर्द अब बर्दाश्त नहीं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के कानपुर में शहर के बीचों बीच घनी आबादी वाले इलाके मूलगंज में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक 2 स्कूटी में धमाके हुए। धमाके से 6 लोग घायल हो गए। धमाके से आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ। यह धमाका हादसा है या साजिश, जांच में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं स्कूटी की, और कानपुर के मूलगंज इलाके की घटना है। खिलौने की दुकान के पास स्कूटी में धमाका हुआ। धमाका किसने किया है, कैसे धमाका हुआ, क्योंकि त्योहारों का मौसम चल रहा है, उस दौरान बहुत भीड़ होती है। मूलगंज में व्यस्तम इलाका है, कानपुर का बाजार का इलाका है। बाजार के बीच में स्कूटी खड़ी थी और देखिए स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद जहां स्कूटी में सामान रखने का हिस्सा होता है वो पूरा हिस्सा उड़ गया, उसके परखच्चे उड़ गए। 2 धमाके उतरे हुए, 2 धमाके हुए एक के बाद एक। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। 6 लोग घायल हुए इसमें। छोटे खिलौनों की दुकान है, यहाँ पर 2 स्कूटी खड़ी थी, स्कूटी के नंबर भी हैं, उसमें ब्लास्ट हुआ है। करीब 7:15 बजे की घटना है। हम सब मौके पे आए, हमारी फॉरेंसिक टीम भी आई है, वो यहाँ जरूरी आवश्यक सबूत इकट्ठा कर रही है। करीब 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है, उनको उर्सुला में भर्ती कराया गया। स्कूटी के नंबर मिले हैं और स्कूटी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो उसके वादी है उनसे, जो उसके चलाने वाले हैं उनसे भी अभी हम लोग पड़ताल कर लेंगे और चेक कर लेंगे आगे पीछे कोई ऐसा तो उनका नहीं है, उसका कोई रोल तो नहीं है, क्योंकि प्योरली एक्सीडेंट है कि कोई साजिश है, ये बाद में ही पता चल पाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको यूपी लिए चलता हूं। यूपी में सियासत भी हो रही है और बुलडोजर भी चल रहा है। संभल पर कलेश और मिले आजम अखिलेश। पहली तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे, श्री राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे।
देवा आदित्य पंडिरिखदायुकन्यो आदित्यो रादितिरंतरिक्षादिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा आदित्य पंडिरिखदायुकन्यो आदित्यो रादितिरंतरिक्षादिर्माता। योगी अयोध्या में थे, दूसरी तरफ एक बड़ी मुलाकात हो रही थी यूपी में, और वो मुलाकात थी अखिलेश यादव और आजम खान की। जेल से निकल कर आने के बाद अखिलेश और आजम की ये मुलाकात पहली बार हो रही थी। बहुत सी बातें कही जा रही थी, बहुत सी अटकलें, बहुत से कयास, उन सबको दूर करने के लिए क्या ये मुलाकात हुई आजम खान और अखिलेश में, और क्या इस मुलाकात के साथ गिले शिकवे मिट गए। अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतरा तब आजम खान उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी गए, क्योंकि मान्यता है पहले हनुमानगढ़ी जाकर वहां के दर्शन, फिर रामलला के दर्शन। यूपी में 2027 में चुनाव है, और 27 में चुनाव से पहले इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। अखिलेश उतरे गाड़ी से, हाथ पकड़ लिया आजम खान ने। आप देखिए आजम खान उधर खींच कर ले जा रहे हैं और अखिलेश दूसरी तरफ खींच कर ले जा रहे हैं, क्योंकि आजम खान कई शर्तों के साथ मिले अखिलेश से, और अखिलेश ने वो सारी शर्तें मानी, तब ये मुलाकात हुई। तो रामपुर में मुलाकात हो रही थी, लेकिन संभल में बुलडोजर चल रहा था। संभल के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला। सारा सामान कोल्ड स्टोरेज से निकाला गया। संभल से ही एक और तस्वीर आई। संभल की मस्जिद पर हथौड़ा चला, और उसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही अवैध हिस्से को गिराया और बुलडोजर चलाया। अब ये जहां मस्जिद बनी हुई है, इसी मस्जिद के नजदीक बहुत से लोगों ने घर बना लिए थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जिन लोगों ने घर बनाए हैं उनके घर पर क्रॉस का निशान लगाया गया, लाल निशान लगाया जा रहा है। मस्जिद के आसपास जो घर हैं, जिन घरों पर लाल निशान लग रहे हैं, अब उन घरों पर बुलडोजर की तैयारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा बुलडोजर एक्शन होने वाला है। जिस संभल में मस्जिद पर हथौड़ा और बुलडोजर चल चुका है, वहां एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। दर्जनों घरों पर लाल निशान लग चुके हैं, यानी बुलडोजर एक्शन का रेड अलर्ट जारी हो गया है। प्रशासन कह रहा है कि 80 से ज्यादा घर अवैध बने हैं, उन्हें हटाना ही होगा, जबकि लोग कह रहे हैं वो 1-2 नहीं 10-12 साल से रह रहे हैं। अगर घर अवैध था तो उन्हें मिला कैसे, और इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर लाल निशान जो लग रहे हैं घरों पर, उनका क्या होगा, जिनके घर हैं वो क्या कह रहे हैं। संभल अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा एक्शन हो रहा है, वो आप देख रहे हैं, लाल निशान लग रहा है घरों पर इस तरह से। पहले संभल में अवैध बारात घर पर बुलडोजर की गाज गिरी, इसके बाद एक मस्जिद पर हथौड़ा और बुलडोजर चला। संभल में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। इस बार दर्जनों घर और एक मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर बने 80 मकानों की लिस्ट तैयार हो गई। प्रशासन ने 40 घरों पर ऐसे लाल निशान लगा लिए, बाकी घरों पर भी नोटिस देकर लाल निशान लगाया जा रहा है। यह प्रशासन का घर खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम है। 15 दिन के अंदर घर खाली नहीं हुआ तो बुलडोजर चलेगा, क्योंकि प्रशासन के मुताबिक ये घर तालाब की जमीन पर बने, जबकि यहां के लोग सालों से बिजली पानी का बिल भर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाखों की कीमत पर उन्होंने ये मकान खरीदे हैं।
पहले उन्हें कोई नोटिस या अवैध जमीन की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन प्रशासन का कहना है कि इसके पीछे जमीन माफिया का हाथ है। जिन्हें शिकायत है वो तहसील में शिकायत दर्ज कराएं और बताएं कि उन्हें जमीन या घर किसके कहने से खरीदा है या किससे खरीदा है। प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तहसीलदार और जो इन घरों में लोग रहते हैं वो। लोगों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि जिसने इनको बेचा है वो कौन है, क्या उसके पास इसकी टाइटल थी या नहीं। तो इनको मौका दिया गया है कि ये तहसील आकर के लिखित में अपना जवाब देंगे कि ये जमीन उन्होंने किससे खरीदी है और कैसे खरीदी है। नहीं रहता हूँ, प्राइवेट जगह है ये, और टैक्स की रसीद भी आती है, मीटर भी लगे हुए हैं, लाइन वो साहब सरकारी सड़क भी पड़ी हुई है। जो है डेर बरकरार बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी जगह हो आप उसमें तुम सरकारी करते रहो या कुछ भी करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है प्राइवेट संपत्ति है। निशान साहब उनके हाथ में है, जहाँ निशान लगाते रहे। हमें लगभग 20 साल हो गए, हमने यहाँ प्लॉट खरीदे हुए। अच्छा, आपने प्लॉट खरीदा था? जी जी। किससे खरीदा था? राम सुनीति से। राम सुनीति से? हाँ, बनावा उनसे कराया हमने। उससे बनावा कराया? जी जी। रजिस्ट्री हुई? हाँ न, वो हेवे है। अच्छा, हुई सब हुई? हाँ हेवे है हमारे पास। अब आप लोग पास कागज वागज है घर का? हाँ जो है वो दिखाएंगे, जो तहसील ने मांगे तो उससे दिखाएंगे हम। जो भी कितने दिन बाद दिखाना है जी? कितने दिन में दिखाना है? दिखा देंगे 2-1 दिन में, 15 दिन का टाइम है हमारे पास। अच्छा, वक्फ बोर्ड से मस्जिद भी पास है, इसके भी कागज हमारे पास, ये भी दिखाएंगे। अच्छा, ये मस्जिद भी? अच्छा, मस्जिद को लेकर भी कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई की जाएगी? जो जिस चीज का कागज नहीं हो उसको कार्रवाई होगी। और आइए आपको बताऊं, इतना ही नहीं, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ जिस नाम पर बवाल हुआ आई लव मोहम्मद के नाम पर, उस मामले में चालान कटा और एक वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ और कहा गया बाइक पर आई लव मोहम्मद लिखा था इसलिए चालान हो गया। और ये इंसाफ ने मेरा चालान काटा है आई लव मोहम्मद के ऊपर। देख लो, ये बोल रहे हैं ये विवाद है, ये आपत्तिजनक शब्द बता रहे हैं आई लव मोहम्मद को। हाँ, ये बोल रहे हैं कहीं दिखा ले, किसी को दिखा ले, ठीक है। और ना ही इस चीज का बेस बता रहे हैं, किस बेस पर चालान काट रहे हैं, ठीक है। आई लव मोहम्मद को आपत्तिजनक बोल रहे हैं ये साहब, आई लव मोहम्मद को आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं, जबकि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी है, ठीक है जी। मेरी बाइक पे लिखा हुआ आई लव मोहम्मद। ये तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद यह दावा किया गया कि बाइक का चालान आई लव मोहम्मद के स्टिकर पर हुआ है। लेकिन देखिए यूपी में रूल क्या कहता है, नियम क्या है जो योगी सरकार ने बनाए। एक ये तस्वीर देख रहे हैं, गाड़ियों पर जाति लिखा हुआ है, गुर्जर, जाट, ठाकुर, यादव। दूसरी तरफ बाइक पर आई लव मोहम्मद लिखा था। पोस्टर बैनर के बाद बाइक पर आई लव मोहम्मद दिखने लगा। यूपी के बागपत में ऐसी ही बाइक का चालान कट गया। चालान कटने के बाद युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया, जिसमें वो ट्रैफिक पुलिस वाले से पूछ रहा है कि गलती पर चालान कटा है, किस गलती पर। पुलिस वाला कहता है आपने बाइक पर आपत्तिजनक स्टिकर लिखवा रखा है। पीड़ित युवक कहता है आई लव मोहम्मद को आप आपत्तिजनक बता रहे हैं। पुलिस वाला कहता है हाँ यह आपत्तिजनक है, जाओ जहां दिखाना है दिखा लो। पीड़ित युवक ने मोहम्मद के अपमान का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया। इस पर बागपत पुलिस ने इस पूरे मामले पर सच सामने रखा। पुलिस के मुताबिक आई लव मोहम्मद के स्टिकर पर चालान नहीं कटा है। चालान 3 ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से काटा गया है। युवक ने गलत जगह बाइक पार्क की, मतलब पार्किंग के नियम तोड़े। युवक की बाइक पर नंबर प्लेट नियम के मुताबिक नहीं लगी थी। पुलिस के कागजात या जानकारी मांगने पर सहयोग नहीं किया। दूसरी तरफ सच यह है कि यूपी में गाड़ियों पर नाम या जाति लिखने का नया नियम लागू है, जिसके तहत गाड़ियों पर जाति लिखकर चलाने पर चालान होता है। इसलिए किसी तरह का धार्मिक चिन्ह या जाति लिखने पर रोक है। पुलिस अगर रोकेगी तो वो इस पर भी चालान कर सकती है। सुनिए जरा आखिर आई लव मोहम्मद पर क्या कुछ कह रहे हैं एमआईएम नेता। क्यों खामखा एक सोए हुए शेर को तुम जगा रहे हो? बाकी रहेगा न चमन रहेगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मेरे भाई, हम फांसी के फंदा हमारे गले में है, हम उस वक्त भी आई लव मोहम्मद बोल रहे, तुम क्या मजाक कर रहे हो हमसे? क्यों खामखा एक सोए हुए शेर को तुम जगा रहे हो? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है क्या? मुसलमान कांग्रेस पार्टी में नहीं है क्या? मुसलमान लोकदल में नहीं है क्या? मुसलमान बसपा पार्टी में नहीं है? तो उन मुसलमानों के लिए आई लव मोहम्मद कहने पे पाबंदी लगाई जाएगी तो वो मुसलमान क्या तुम्हारी पार्टी में रहेंगे?
देखिए मेरी बात सुनिए, मुस्लिम जो विरोध कर रहे हैं ना, जो धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ बिके हुए मौलाना है। अब देखिए, जहां से लड़ाई शुरुआत हुई, बरेली में बवाल हुआ। बरेली में खबर यह है कि तौकीर रजा की फाइल खुलने वाली है। तौकीर रजा की वो फाइल जो अब तक धूल फाक रही थी, आखिर तौकीर ने क्या किया है, कौन सी फाइल है जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। देखिए जरा, तौकीर फिलहाल जेल में। हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर पर शिकंजा और कसता जा रहा है। तौकीर अभी जेल में है और उनकी पुरानी फाइल खुलने की तैयारी है। खबर है कि बरेली पुलिस 2019 दंगे की फाइल फिर से खोलने जा रही है। 2019 में सीए एनआरसी के विरोध में बरेली में उपद्रव हुआ। कानूनी आदेश का उल्लंघन करके तौकीर ने बरेली में भीड़ जुटाई और फिर इसी भीड़ ने बरेली में जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। उपद्रव के बाद तौकीर के खिलाफ बरेली पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन इस केस में चार्जशीट अब तक दायर नहीं हुई है। सोचिए, चार्जशीट दायर नहीं हुई यानी आरोप पत्र, लेकिन इस केस में पुलिस तौकीर को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। 10 अक्टूबर को अगली पेशी में तौकीर कोर्ट में पेश किए जाएंगे, तो फिर उनकी रिमांड लेकर उस पर सुनवाई हो सकती है और अगर मंजूरी मिली तो फिर 2019 के दंगे पर तौकीर से सवाल होंगे। साथ ही पुलिस संभल समेत बाकी जिलों में तौकीर पर दर्ज केस खंगाल रही है। बरेली में हिंसा को लेकर 11 एफआईआर हुई है, इनमें 7 में तौकीर आरोपी हैं। तौकीर से जुड़े 84 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 7 परिणाम घोषित है। अब पुरानी फाइल खोलकर मौलाना तौकीर पर नए एक्शन की तैयारी हो रही है। सुनिए जरा, तौकीर ने पहले ऐसे ऐसे बयान दिए जिसके बाद हंगामा हुआ, फिर योगी ने भी उन्हें जवाब दिया था। सुनिए। तुम आओ, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अंदामान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाग होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता ना, धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और आइए, यूपी में आज जो सबसे बड़ी मुलाकात हुई, अब बात उसकी। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई। दोनों की कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने बातचीत की है। आजम खान के बसपा में जाने के कयास लग रहे थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव और आजम खान बैठे और साथ ही साथ ये देखिए गिफ्ट लेकर गए थे अखिलेश यादव, और ये गिफ्ट भी दिया है, पेन गिफ्ट किया है आजम खान को अखिलेश यादव ने। तो आजम जब पहुंचे उसी वक्त देखिए अखिलेश यादव को लेने के लिए सीधे हेलीपैड पर पहुंच गए, लेकिन आजम खान शर्तों के साथ मिले अखिलेश यादव से। 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त देखिए क्या थी। आजम ने कहा था अखिलेश के साथ मीटिंग में कोई तीसरा ना हो। रामपुर में अखिलेश आजम से मिलने पहुंचे तो यही हुआ। अखिलेश के साथ अक्सर सपा सांसद विधायक जाते हैं, लेकिन आजम की शर्त थी तो अखिलेश अकेले मिलने पहुंचे, कोई और साथ नहीं था। जेल से छूटने पर कोई बड़ा सपा नेता उनसे मिलने नहीं गया। तब चर्चा तेज हो गई थी कि आजम सपा की साइकिल से उतर सकते हैं। अखिलेश से अकेले मिलकर आजम अपना रसूख दिखाना चाहते थे। दूसरी शर्त देखिए क्या था। दूसरी शर्त थे ये रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला, अखिलेश के साथ सुरक्षाकर्मी आ सकते हैं, सांसद मोहिबुल्ला नहीं। यानी शर्त यह थी, दावा है कि मोहिबुल्ला को लेकर ना आए अखिलेश यादव। आजम से मिलने अखिलेश मोहिबुल्ला के साथ लखनऊ से निकले थे, लेकिन आजम की शर्त के चलते अखिलेश ने उन्हें बरेली में छोड़ दिया और फिर वो अकेले ही हेलीकॉप्टर लेकर बरेली से रामपुर आए अखिलेश।
दरअसल आजम की मर्जी के खिलाफ मोहिबुल्लाह को टिकट मिला था। मोहिबुल्लाह लोकसभा चुनाव जीत गए और आजम के वर्चस्व को चुनौती दी उन्होंने। मोहिबुल्लाह से ना मिलकर आजम ने दिखाया कि रामपुर में उन्हीं की पकड़ है और आगे रामपुर से जुड़ा हर फैसला उनकी सहमति से होगा। तीसरी शर्त भी थी, अखिलेश से ना मेरी पत्नी मिलेंगी और ना बेटा मिलेगा। रामपुर में आजम के घर में अखिलेश की करीबी 2 घंटे मुलाकात हुई है, लेकिन अखिलेश आजम के परिवार वालों से नहीं मिल सके। आजम इस पर सफाई दे रहे हैं, पत्नी इलाज के लिए बाहर गई है, जबकि बेटा मुकदमे को लेकर अदालत के चक्कर लगा रहा है। लेकिन खबर है कि आजम की शर्त के पीछे उनका बड़ा प्लान है। वो चाहते हैं कि सपा में उन्हें पहले जैसी हैसियत मिले, कद मिले, तभी वो अखिलेश के साथ करीबी रिश्ता बढ़ाएंगे, नहीं तो प्रोफेशनल सियासतदान की तरह ही बात करेंगे, परिवार से नहीं मिलाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अखिलेश यादव को और आजम खान को। आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले। जिस अमल ने उन अफवाहों को विराम दिया है, उनकी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी थी और मेरी रिश्तों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि आधी सदी के रिश्ते हैं उस परिवार से। अब हम डाल के पंछी तो हैं नहीं, कभी इस डाल कभी उस डाल। इसे बनाया है, अपने खून पसीने से सींचा है, 4 सरकारें बनाई हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं आजम खान पुराने दरख्त हैं और आजम खान कह रहे हैं वो किसी डाल के पंछी नहीं है। आइए अब आपको बताऊं कि सियासत भी हो रही है, इस पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। अखिलेश यादव ने कहा आजम खान पार्टी की धड़कन है, वो पार्टी के लिए एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और जिसकी छाया हमें हमेशा सुरक्षा और सहारा देती है। आजम परिवार के खिलाफ बहुत झूठे केस लगे, लगता है बीजेपी सरकार झूठे केस की गिनीज रिकॉर्ड बना रही है। 2027 में सपा की सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे। खूबसूरत हाल तो आज भी वही है, चलिए किस गली में चलेंगे। आजम ने कहा अब तो हमारे लिए मोहब्बत का जुनून समंदर बन चुका है, क्योंकि हम हर कसौटी में कसे जा चुके हैं। सपा से मेरा रिश्ता ऐसा है जैसे मियां बीवी का होता है और उस घर से मेरी 2 पीढ़ियां जुड़ी हैं। यानी आजम कह रहे हैं कि खटपट भी रही है। दिनेश शर्मा बीजेपी के नेता कह रहे हैं लोगों का मिलना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि दिल मिलने चाहिए। किसी का दिल भटकता है, किसी का दिल दुखता है, बाकी ये सपा का अपना अंदरूनी मामला है। ओपी राजभर कह रहे हैं अखिलेश यादव को डर है कि कहीं आजम खान और शिवपाल मिलकर नई पार्टी ना बना लें, इसलिए जो अखिलेश जेल में नहीं मिले वो अब मिले। एसटी हसन कह रहे हैं पूर्व एसपी सांसद अगर आजम खान हमारे घर आएंगे तो दरवाजे तक नहीं सड़क पर जाकर स्वागत करेंगे। आजम खान को नाराज होने और डांटने का पूरा हक है, लेकिन अब एक बार फिर सब एक छत के नीचे होंगे। आइए सुनिए जरा इस मुलाकात पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। अब क्या रही ये हमारे और उनके बीच की बात है, सार्वजनिक तो की नहीं जाएगी। अगली सब्जी को भी बैंगन ही समझते हैं तो उनको अंदाजा अपनी हैसियत औकात का हो गया होगा। वो तुर्क लोग उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। उनका मानना है कि जब 18% वोट हमारा है तो इन छोटे प्रतिशत वालों के साथ हम क्यों खड़े होंगे। नेतृत्व 18% वाला करेगा, यदि कोई समझौता पार्टनरशिप होती है जिसका अधिक संख्या होती वो लोग करते हैं। यही विवाद है, ये विवाद अब चरम पर आ गया। आजम खान साहब को हक है नाराजगी दिखाने का, तो सबके सामने नाराजगी थोड़ी दिखाएंगे। तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये चाहा है कि अकेले में मेरी मुलाकात हो और जो भी बात होगी वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अगली प्लानिंग की बात हो। मिलन पहले जब जेल में थे तब होना चाहिए था, बहुत देर हो गया। ठीक है,
अपने 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 संबंध होते हैं और संबंधों के हिसाब अपना काम करते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और हिला देने वाली खबर है। जब 2 मिनट में 200 सिलेंडर फट गए, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। जयपुर से खबर आई है, तस्वीरें देख रहे हैं। सिलेंडर से भरा ट्रक था, 200 सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। ये जयपुर अजमेर हाईवे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एलपीजी सिलेंडर थे, 200 सिलेंडर, पूरा ट्रक भरा हुआ था। एक एक करके सभी में धमाका शुरू हो गया। और जब धमाका हुआ, जब सिलेंडर फट रहे थे, देखिए आसपास जो ढाबे थे, लोग भागने लगे धमाकों के दरमियान। दरअसल इसी ढाबे के सामने सिलेंडर से भरा ट्रक खड़ा था और वो ड्राइवर आया था यहां खाना खाने। उसी में सिलेंडर फटने लगे। उसके बाद देखिए आसपास जितने लोग थे वो उन सब में भगदड़ मच गई। और उसके बाद देखिए धमाके के बाद उस घटना स्थल की तस्वीर। ये वो सिलेंडर देख रहे हैं, जो सिलेंडर नहीं फटे वो है। कुछ सिलेंडर फट गए हैं जो आसपास आप देख रहे हैं। कई सिलेंडर बताया जा रहा है 500 मीटर दूर जाकर गिरे हैं धमाके में। और इसके बाद देखिए उस ट्रक का हाल, उस कंटेनर का हाल। वहां मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। पूरी तरह से जो ट्रक था वो जलकर खाक हो गया। सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं, सिलेंडर फटे जहां, ट्रक, सिलेंडर का हाल। सोचिए क्या मंजर और आलम रहा होगा जिस वक्त ये धमाके हो रहे थे। अब आखिर ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ कैसे, ये धमाके क्यों हुए, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, दरअसल कुछ ये हाल था। एक ऑयल टैंकर आकर टकराया और सिलेंडर्स में धमाका शुरू हो गया। केमिकल से भरा एक टैंकर गुजरात से जयपुर जा रहा था। जयपुर अजमेर हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी। दावा किया जा रहा है इसने देखा चेकिंग हो रही है, डर की वजह से ड्राइवर ने फौरन रास्ता बदला और एक ढाबे की तरफ जाने लगा, मोड़ा। ढाबे के किनारे 300 सिलेंडर से भरा ट्रक खड़ा था। ट्रक का ड्राइवर खाना खाने के लिए ढाबे पर रुका। वहीं टैंकर का ड्राइवर सोच रहा था कि चेकिंग से बच जाऊं। जल्दबाजी में उसका बैलेंस बिगड़ा और टक्कर हो गई। केमिकल से भरा टैंकर सीधे ट्रक में जा घुसा और टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक एक कर सिलेंडर फटने लगे। जब हादसा हुआ तब टैंकर केबिन में 2 लोग थे। एक तो बाहर निकल आया लेकिन दूसरा अंदर फंसा रह गया। आग की चपेट में आने से ट्रक मोम की तरह पिघल गया है। टैंकर ड्राइवर जो इसमें था उसका शव बरामद नहीं हो पाया है। केबिन से उसके शव के अवशेष मिले, कहीं से दांत, कहीं से मांस, कहीं से टुकड़े मिले। लाल पोटली में अवशेष को अस्पताल ले जाया गया। हादसे में टैंकर ड्राइवर की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं। चश्मदीदों ने बताया कि सिलेंडर हवा में उड़ रहे थे। 5 किलोमीटर दूर से आग का गुबार दिख रहा था। आज सुबह आधा किलोमीटर दूर से भी सिलेंडर मिले। धमाके से आसपास के घरों, ढाबों की खिड़कियां टूट गई हैं। डर के मारे लोग जान बचाने के लिए भागे हैं। सब
जैसे तैसे हाईवे से दूर जाना चाहते थे। ढाबे में मौजूद कई लोग झाड़ियों से होते हुए वहां से भागे हैं। अब आपको बताऊं, सोचिए जो ऑयल टैंकर में ड्राइवर था उसका क्या हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, इसका शव पूरी तरह से शत विशत हो गया। और ये जो आप लाल पोटली देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए, इसमें इसका शव है, यानी अवशेष है इस शव के जो बचे हुए हैं। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को जरा, लाल थैले में इसके अवशेष हैं। ये टैंकर का ड्राइवर है जो ऑयल टैंकर चला रहा था। उसके बगल में आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, शव बुरी स्थिति में था, तो इस लाल झोले में अवशेष आए उसके। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जमीन पर एलपीजी की सिलेंडर्स पड़े हुए हैं और इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था इस हादसे में कि 1 घंटे तक यहाँ पर गैस सिलेंडर फटते रहे। अब भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फटे हुए सिलेंडर हैं वो जमीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो इसका हिस्सा पूरा तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, ये स्टेशनरी ट्रक है जिसमें एलपीजी के सिलेंडर भरे हुए थे और पीछे से आकर इसको जो केमिकल का ट्रक है उसने पीछे से आकर इसको टक्कर मारी है और इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से दोनों व्हीकल क्षतिग्रस्त हो गए। ब्लास्ट होता रहा, इतना तेज था ब्लास्ट कि पास में जो खड़ा हुआ ट्रक था उसकी भी टायर जो है पूरी तरह से जल के फट गई है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं बिहार में क्या घमासान चल रहा है। हर रोज बैठकों का दौर चल रहा है, सीट बंटवारे को लेकर खींचतान हो रही है। बिहार में सीटों पर घमासान है जो खत्म नहीं हो रहा है, बैठक पर बैठक हो रही है। तस्वीर देखिए, चिराग पासवान की आज बैठक हुई पटना में, एनडीए की दरअसल बैठक हुई। कल चिराग पासवान थे बैठक में, जिसमें आप एनडीए की बैठक में सम्राट चौधरी को देख रहे हैं, बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान सभी इस बैठक में मौजूद थे और मकसद है कि सीट शेयरिंग पर एक राय बन जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी बैठक हुई, सीईसी की बैठक कांग्रेस की हुई दिल्ली में। इसमें भी कोशिश यह है कि सीटों का बंटवारा हो जाए और सभी दलों को मना लिया जाए। अब देखिए जरा, बिहार में सीटों पर पेच फंसा है। यह है सीटों की स्थिति। बीजेपी 102, जेडीयू 102, चिराग पासवान 25 मांग रहे हैं, 45 से 54, जीतन राम मांझी 7 और उपेंद्र कुशवाहा 6। बिहार में चुनाव के ऐलान के बाद भी सीटों पर मारामारी है। एनडीए और महागठबंधन में पटना से दिल्ली तक बैठक हो रही। अब तक किसी गठबंधन ने सीटों पर फैसला नहीं कर पाए। सभी दल ज्यादा सीटों की अपनी अपनी मांग पर अड़े हैं। सबसे पहले देखिए नाम जीतन राम मांझी का। मांझी तो सीट को लेकर कवि बन गए। राष्ट्र कवि दिनकर जी की कविता पोस्ट की इन्होंने, लिखा हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। मांझी ने इशारों में 15 सीट की डिमांड रख दी है। वहीं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, मेरी कोई निजी मांग नहीं है, चिराग पासवान ने लिखा। न पद को लेकर न सीटों को लेकर कोई नाराजगी है। चिराग 25 से 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब देखिए महागठबंधन में अभी भी सीटों पर सहमति नहीं बनी है। स्थिति यह है कि हालांकि कांग्रेस आरजेडी में ऑल इज वेल का दावा हो रहा है। आरजेडी ने कांग्रेस को 50-54 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन कांग्रेस 70 से 75 मांग रही है। कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। बिना गठबंधन के ही सीट और उम्मीदवार तय कर लिए। लेफ्ट और मुकेश सहनी की पार्टी भी अपनी मांग पर अड़ी हुई है। तो बहरहाल अभी सभी दबाव बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करना चाहते हैं। सुनिए जरा सियासतदानों को। वो अधिकृत जानकारी है, वो जैसे ही चर्चा पूरी हो जाएगी आप सबके साथ साझा की जाएगी। चिराग की मांग न किसी पद को लेकर है, न किसी से नाराजगी को लेकर है, न किसी की सीटों को लेकर है। सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। सर नहीं मिलती है कोई सीट। आइए बिहार के बाद आपको आगे लिए चलता हूं। एक और दिलचस्प खबर आई है और पहली बार आप देखेंगे कि इस तरह की भी खबर है। तलाक का भी एक शख्स जश्न मना रहा है। लंबे वक्त से तलाक का केस चल रहा था, देख रहे हैं,
तलाक का केस चल रहा था, वीडियो वायरल है, तलाक होने के बाद केक काटा है, सेलिब्रेट किया है। और साथ ही साथ देखिए, खुद दूध से स्नान भी किया है, माता जी ने स्नान कराया है तलाक के बाद। सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने तलाक का जश्न मनाते हुए नजर आ रहा है। आमतौर पर लोग शादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन इस शख्स ने अपने तलाक का खास अंदाज में जश्न मनाया। तलाक होने पर यह शख्स केक काटते हुए खुशी मना रहा है। वीडियो में इस शख्स की माता जी भी दिख रही हैं, जो तलाक के बाद शुद्धिकरण के लिए बेटे को दूध से स्नान करा रही हैं। इस वीडियो को देखकर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 45 सेकंड के इस वीडियो को 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। वीडियो के एक हिस्से काफी मात्रा में कैश रखा दिखाई दे रहा है। दावा है इस शख्स ने तलाक के एवज में 18 लाख कैश और 120 ग्राम सोना दिया है। इस वीडियो को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं नवी मुंबई की। कैसे नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात। तस्वीर देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। कमल के फूल की तरह आकृति है। तो इस एयरपोर्ट की खासियत है कि लगभग करोड़ों लोग इस एयरपोर्ट के जरिए जा पाएंगे दूसरे देशों तक, और यहां लगातार फ्लाइट्स शुरू होने वाली। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, कामयाबी के रास्ते बहुत से रोड़े भी आएंगे। ऐसे ही अपने बुरे वक्त में एक्टर राजकुमार ने अगर हार मान ली होती तो कभी सुपरस्टार नहीं बन पाते। बहुत कम लोग जानते हैं कि डायलॉग किंग राजकुमार का जन्म बलूचिस्तान में हुआ और उनका असली नाम राजकुमार नहीं बल्कि कुलभूषण पंडित था। कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे राजकुमार बचपन में ही मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई के बाद सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने लगे। एक दिन एक साथी सिपाही ने कहा, सर अगर आप एक्टर बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। राजकुमार को यह बात जच गई। इसी बीच उनके थाने में जरूरी काम से डायरेक्टर बलदेव दुबे पहुंचे। राजकुमार की कद काठी और बोलने के अंदाज से वो काफी प्रभावित हुए और उन्हें एक फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। राजकुमार ने भी पुलिस की नौकरी छोड़ दी और फिल्म में करियर बनाने उतर गए। लेकिन 5 साल तक उनकी कोई फिल्म नहीं चली। उनके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। दोस्त रिश्तेदार कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्मों के लायक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तुम खलनायक बन सकते हो। लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी। वो छोटे छोटे किरदार भी शिद्दत से करते रहे। कई कई दिन डायलॉग का अभ्यास करते और कई बार तो कैमरे के सामने ही डायलॉग बदल देते थे, पर काम और अंदाज से समझौता नहीं करते थे। राजकुमार ने दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी, ढेरों अवार्ड जीते और अपनी जिंदगी में और दमदार डायलॉग से लाइफ का फंडा दिया है। फंडा भी उनके डायलॉग में छिपा है। इरादा पैदा करो, इरादा, इरादे से आसमान का चांद भी इंसान के कदमों में सजदा करता है। यानी इरादे ऊंचे हो तो आसमान भी जमीन पर आ सकता है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक।